कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं, ठीक है। एक होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। देखो जब भी वर्क होता है, होता किसकी हेल्प से है, फोर्स की हेल्प से है। फोर्स लगती है, बॉडी मूव करती है, तब जाके वर्क आता है ना। लेकिन ऐसी फोर्स जो किसी बॉडी पे लगे और वर्क भी हो, और अगर वो वर्क क्लोज्ड पाथ में, किसमें, क्लोज्ड पाथ में वो वर्क कितना हो, जीरो हो, उसको कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। क्या कहते हैं इसको, कंजर्वेटिव फोर्स। आई समझ बात, ठीक है। वर्क डन बाय अ फोर्स इन अ क्लोज्ड पाथ, वर्क डन, आप लिख सकते हैं इसको क्या कहना, वर्क डन बाय अ फोर्स, ठीक है, इन अ क्लोज्ड पाथ। क्लोज्ड पाथ में अगर वर्क डन हो एक फोर्स के द्वारा, अब फोर्स के वजह से ही वर्क डन हो पाता है ना। फोर्स लगती है, बॉडी मूव करती है, तभी तो वर्क डन होता है। तो वर्क डन अगर एक ऐसी फोर्स की वजह से हो, और वो वर्क डन अगर क्लोज्ड पाथ में अगर जीरो हो, तो उस फोर्स को कहते हैं कि वो कैसी फोर्स है, वो कंजर्वेटिव फोर्स है। कैसी फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। जैसे ग्रेविटेशन फोर्स, ये सब क्या है, कंजर्वेटिव फोर्सेज है। नॉन कंजर्वेटिव क्या होती है, जाहिर सी बात है, इसी का अपोजिट है ना, कि अगर एक फोर्स, वर्क डन बाय ए फोर्स इन ए क्लोज्ड पाथ विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, दैट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स जो है ना, वो एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। वहाँ पे जो वर्क डन है वो आपका जीरो नहीं आता है, ठीक है। जैसे सपोज करो आप वैष्णो देवी जा रहे हो, ठीक है, चप्पल वप्पल पहन के गए, वापस आए, तो इनिशियल पोजीशन से गए, फाइनल पोजीशन पहुँचे, फाइनल से वापस इनिशियल पोजीशन पहुँचे, उसके दौरान जो आप, जैसे मान लो कि एक आपकी ग्राउंड लेवल से आप एक हाइट पे चले गए, फिर वापस आ गए, तो एट द एंड ऑफ डे आपके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब जीरो, है ना। मतलब वर्क डन कितना आया, एक हिसाब से जीरो, जितना था स्टार्टिंग में उतना ही रहा ना, क्लोज पाथ में आपको उतना ही आया। लेकिन जो अगर मैं ये किसकी बात कर रहा हूँ, मैं ये जो मैं पोटेंशियल एनर्जी किसकी हेल्प से फाइंड कर पाता हूँ, ग्रेविटेशन फोर्स की हेल्प से फाइंड कर पाता हूँ ना। अगर हम फ्रिक्शन फोर्स की बात करें, क्या वो भी जीरो आएगा। आपकी चप्पल जाते और आते टाइम जितनी घिसी होगी, जाते टाइम जितनी घिसी होगी, आते टाइम वो बराबर उतनी जुड़ गई होगी, है ना, नहीं ना, वो उतनी घिसेगी ही, वो वापस नहीं आएगा वो, है ना। मेरे पास समझ रहे हो कि जैसे आपका जूता जितना घिसेगा जाते टाइम, आते टाइम वो रिकवर थोड़ी कर रहा है, और ज़्यादा घिस रहा है, यानी कि वर्क डन इन अ क्लोज पाथ वहाँ पे जीरो नहीं आया, किसमें, इन केस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। बट इन केस ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स हमारे पास वर्क डन इन ए क्लोज पाथ क्या आता है, जीरो आता है। तो इसको कहा जाता है कंजर्वेटिव फोर्स, इसको कहा जाता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। समझ आया, इसको बोलते हैं कंजर्वेटिव, इसको बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि वर्क डन बाय अ फोर्स in a closed path is equal to zero, then that force is known as conservative force. If the work done by a force in a closed path is not equal to zero, then it is known as non conservative force. Simple definitions, ठीक है। उसके बाद एक चीज और है जो हमने पढ़नी है, वो है पावर। क्या चीज होती है, पावर। ये भी पहले का टॉपिक है, आपने स्टडी किया हुआ है बहुत बार, है ना। व्हाट इज पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना। पावर क्या होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। कैसे फाइंड करते हैं, जैसे आपको पता ही है, पावर किसके बराबर, फॉर्मूला क्या होता है इसका, वर्क अपॉन टाइम, है ना। क्या होता है ये, वर्क अपॉन टाइम। व्हाट इज पावर, इट इज अ रेट ऑफ डूइंग वर्क। कि कोई काम हो रहा है, कितनी जल्दी जल्दी हो पा रहा है, कितनी जल्दी जल्दी नहीं हो पा रहा है, मतलब कि टाइम के साथ वर्क कैसे बिहेव कर रहा है ना। टाइम के साथ वर्क जल्दी हो रहा है, कम लेट हो रहा है, क्या हो रहा है, उसको क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। जिसके पास ज़्यादा पावर वो कम समय में ज़्यादा वर्क कंप्लीट कर पाएगा, जिसके पास कम पावर वो ज़्यादा समय में कम ही वर्क कंप्लीट कर पाएगा। तो वर्क अपॉन टाइम इज नोन एज पावर, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज इंस्टेंटेनियस पावर। अगर इंस्टेंटेनियस पावर की बात करेंगे, वो क्या चीज़ होती है, इंस्टेंटेनियस पावर। बताओ, याद है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये सब कुछ पढ़ा था हम लोगों ने, है ना। तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या चीज़ होती है, इट इज़ अ पावर एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम टी, है ना। ये क्या चीज़ होगी, इट इज़ द पावर एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम टी, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम टी। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम टी पे क्या पावर थी बॉडी की, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस पावर। क्या बोलते हैं। अच्छा, इसको फाइंड कैसे करेंगे, P इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी करके फाइंड करते हैं इसको, ठीक है। P इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी। अच्छा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन किसके बराबर होता है, P इज इक्वल टू, पढ़ा हम लोगों ने, डी डब्ल्यू किसके बराबर होगा, F इंटू टी एस, है ना।
ठीक है, क्या आएगा ये F इंटू डी एस वैक्टर डिवाइड बाई डी टी, सही है ना। डी डब्ल्यू किसके बराबर होता है, अभी तो यही पढ़ते हैं, है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता डॉट प्रोडक्ट है, यहाँ पे आ गया। अब ये डी एस बाई डी टी क्या चीज़ होगी, ये देखो यहाँ पे डी एस बाई डी टी किसके बराबर आएगा, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी यार, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो इसका मतलब पी किसके बराबर आया, एफ वेक्टर डॉट, ये वी वेक्टर नहीं बन गया क्या, वेलोसिटी नहीं बन गया क्या। तो इसका मतलब पावर को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। अभी तक का पावर ऐसे बोलते थे ना, वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम, बट अब आपको याद रखना है कि पावर का एक और फार्मूला होता है, क्या, पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, समझ आई बात, ठीक है। इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। अच्छा, ये पावर जो है स्केलर क्वांटिटी होगी या वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्या लगता है, अरे डॉट प्रोडक्ट है ना, डॉट प्रोडक्ट का आंसर क्या होता है, स्केलर, ठीक है। तो पावर क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, क्या चीज़ है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो यानी कि इसके बाद सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, यूनिट क्या होगा इसका, ये बताओ, व्हाट इज अ यूनिट। एक बड़ा मशहूर यूनिट होता है इसका पावर का, एक ही यूनिट जो तुम्हें हाँ यहाँ से याद होगा बचपन से, वाट। और एक यूनिट बन सकता है इसका, क्या बन सकता है, ये देखो, जूल पर सेकंड, इसको देख के, है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं जूल्स पर सेकंड। और कोई यूनिट हो सकता है इसका, बिल्कुल, इसको देख के बताओ, हाँ क्यों नहीं बन सकता, और क्या बोल सकते हैं इसको, न्यूटन मीटर पर सेकंड, ये भी तो बन सकता है। बट आमतौर पे हम लोग यूज़ कौन सा करते हैं, यूज़ यही करते हैं, वाट, ठीक है। आमतौर पे जो यूज़ किया जाता है वो ये वाला ही है, वाट। हाँ, ये सारे ही ओके हैं, सब ऐसा इसी सिस्टम में हम लोग कह सकते हैं कि यूज़ कर सकते हैं, बट ज़्यादातर जो कॉमनली हम यूज़ करते हैं वो वाट है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, 1 किलोवाट किसके बराबर होता है, किलोवाट मतलब 1000 वाट के बराबर, ठीक, ये चीज़ याद रखना। 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, याद है, 746 वाट, ठीक। 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, 746 वाट। ये कभी कभार ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं वो लोग, याद रखना 746 वाट। अच्छा, एक चीज़ और बताओ इसके बारे में, पावर के बारे में एक चीज़ और बताओ। अच्छा, इसका डायमेंशनल फार्मूला बताओ, डायमेंशनल फार्मूला क्या आएगा, फोर्स का क्या होता है, mL/t-2, है ना, वेलोसिटी क्या होता है, L/t-1, है ना। तो क्या आएगा इसका बताओ, इसका आएगा mL/2 t-2 t-1 कितना बनेगा, t-3, बस खत्म काम, ठीक है ना। तो पावर का डायमेंशन फार्मूला ये आ गया। तो ऑब्जेक्टिव्स में इसके इस टॉपिक के क्वेश्चन आने के बड़े ज़्यादा चांसेस हैं, और कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल्स में भी ये फार्मूले यूज़ होते हैं, तो इसलिए ध्यान रखना है इसका। पावर किसके बराबर होती है, वर्क अपॉन टाइम। और अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको डब्ल्यू को अगर इसका फार्मूला अगर सब्स्टिट्यूट कर दें F/ds, तो एक और फार्मूला हमारे सामने आ जाता है, P = F.B, ठीक है जी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट इसका वाट है, और 1 हॉर्स पावर होती है 746 वाट। उसके बाद आपका आ जाएगा, W नहीं लिखते इसको, पूरा लिखते हैं वाट, ठीक। उसके बाद डायमेंशन फार्मूला आएगा आपका mL/t-3, ठीक है जी, समझ आ गया, मिटा दूँ। चलिए अब आते हैं अपने एक थोड़े से इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, वो है जिस पे हम लोगों ने 1-2 दिन बात करते रहना है, वो है कोलिजन। क्या चीज़ होती है कोलिजन, व्हाट इज कोलिजन। कोलिजन क्या चीज़ होती है, टकराना, है ना। कोलिजन को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ये इंटरेक्शन होती है बिटवीन टू बॉडीज़ के बीच में इंटरेक्शन है, बट फॉर शॉर्टर इंटरवल ऑफ टाइम, है ना। जब भी कोई चीज़ टकराती है तो वो जो टाइम होता है ना, वो जो टाइम होता है इनकी इंटरेक्शन का, वो क्या होता है, वो बड़ा ज़्यादा होता है, नहीं, वो सेकंड्स का होता है ना। तो इसीलिए कोलिजन को हम लोग ये कह सकते हैं, इट इज़ अ म्यूचुअल इंटरेक्शन। दोनों तरफ किससे इंटरेक्शन होती है, दो बॉडीज़ की इंटरेक्शन होती है, ठीक है ना। म्यूचुअल इंटरेक्शन किसकी, बिटवीन टू बॉडीज़, है ना, बिटवीन टू बॉडीज़। और टाइम कितने टाइम के लिए, फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। इट इज़ अ म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। तो जब दो बॉडीज आपस में इंटरैक्ट करें
और इंटरेक्ट करें क्या करने के लिए, बड़े ही कम समय के लिए अगर इंटरेक्ट करें उसको कहते हैं कि क्या है भाई, कोलिजन हुई है। क्या हुई है, कोलिजन हुई है। और ज़रूरी नहीं है कि कोलिजन में मतलब हेड टू हेड कोलिजन ही हो, मतलब बॉडी टच भी करें, ज़रूरी नहीं है। टच तो फिलहाल तो तुमने जो यहाँ मैकेनिक्स में स्टडी करना है वो तो समझ लो ऐसे तुम कह सकते हो टच करेंगी दो बॉडीज तब जाके कोलाइड होंगी, बट ज़रूरी नहीं है कि हर बार कोलिजन में बॉडी टच करें। कभी कभार क्या होता है बिना टच करके भी कोलिजन पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि हमारा डेफिनेशन खुद ही बोल रही है इज ए इंटरेक्शन, ठीक है ना, इज ए इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का मतलब ज़रूरी नहीं है कि बॉडी आपस में रियल कॉन्टैक्ट करके ही इंटरेक्ट कर पाती हैं, ऐसे भी इंटरेक्ट कर सकती हैं। जैसे सपोज करो ये पॉजिटिव चार्ज है, वहाँ से किसी ने पॉजिटिव चार्ज फेंका मैंने, तो ये आएगा तो क्या इसके साथ टच करके जाएगा क्या, नहीं ना, ये पहले रिपेल होकर यहाँ से भाग जाएगा, ठीक है ना। सपोज करो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो सपोज यहाँ से फेंका इसको, तो ये इसका टच करके थोड़ी ना रिपेल करके जाएगा पहले ही, क्योंकि इसकी भी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसको पहले धक्का देकर बाहर निकाल देगा। तो इनके बीच में इंटरेक्शन हुई है ना, इंटरेक्शन हुई इनके बीच में यार, इंटरेक्शन हुई है ना, इन्होंने एक दूसरे को पहचाना, देखा यार तू भी पॉजिटिव में, पॉजिटिव चल भाग यहाँ से, है ना, इंटरेक्शन हुई। लेकिन ये इंटरेक्शन हेड टू हैंड नहीं हुई, हेड टू हेड नहीं हुई है ना, यहाँ से इसको पहले से इसकी फील्ड का समझ आ गई और ये भाग के यहाँ से भाग गया, ठीक है। तो ये भी कोलिजन होता है, इसको भी हम कोलिजन कहेंगे, इसको भी कोलिजन कहेंगे। ये भी कोलिजन है, ये भी दो बॉडीज़ के बीच में म्यूचुअल इंटरेक्शन ही है और शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए ही है, ये भी कोलिजन होती है। अब फिलहाल हमने जो फिलहाल कोलिजन की जिसकी बात करनी है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं मैकेनिक्स, तो इसमें बॉडीज हो सकता है टकराएं। अब कोलिजन दो तरह का होता है, कोलिजन की दो टाइप्स होती हैं, ठीक। एक होती है इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, और एक होते हैं इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है जी। इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, जब दो बॉडीज इंटरेक्ट करती हैं, मतलब मान लो ये दो बॉडीज हैं, यहाँ से ये इस वेलोसिटी से आ रहा है, ये इस वेलोसिटी से आ रहा है, और ये टकराए आपस में, है ना। अब अगर दो बॉडीज में कोलिजन हो और कोलिजन के बाद मोमेंटम भी कंजर्व करे और काइनेटिक एनर्जी भी क्या करे, कंजर्व करे, अगर ये दोनों ही चीजें कंजर्व कर जाएं, कौन कौन, मोमेंटम भी कंजर्व करना चाहिए, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी भी क्या करे, कंजर्व करे। कंजर्व करने का मतलब क्या होता है, बिफोर द कोलिजन जो मोमेंटम है दोनों बॉडीज का मिला के, आफ्टर द कोलिजन वही मोमेंटम रहना चाहिए। बिफोर द कोलिजन जो काइनेटिक एनर्जी है दोनों बॉडीज की, आफ्टर द कोलिजन भी वही काइनेटिक एनर्जी रहनी चाहिए। जैसे मान लो, कैसे समझो, ये मान लो बॉडी 1 है, ये बॉडी 2 है, मान लो इसके पास ये रेस्ट पे है सपोज करो, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0 जूल्स, है ना, कुछ होगी नहीं। और मान लो ये तेजी से स्पीड में आ रहा है, मान लो इसके पास 10 जूल ऑफ काइनेटिक एनर्जी है। अब टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन क्या, अभी कोलिजन हुआ नहीं, इसके पास कितना 0, इसके पास कितना 10 है। आफ्टर द कोलिजन, आफ्टर द कोलिजन क्या होना चाहिए, आफ्टर द कोलिजन ये एनर्जी मान लो इसकी 5 रह गई और इसकी भी कितनी आई, इसकी 5 जूल बन गई, इसकी भी क्या बनी, 5 जूल बन गई। अभी आफ्टर द कोलिजन में कितना है, फिर 10 है ना, समझ रही बात। बिफोर द कोलिजन जो टोटल एनर्जी है, कौन सी, काइनेटिक एनर्जी, बिफोर द कोलिजन जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है, अगर आफ्टर द कोलिजन भी टोटल मतलब दोनों के मिला के आफ्टर द कोलिजन भी अगर टोटल काइनेटिक एनर्जी सेम रहे तब उसको बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। मोमेंटम भी सेम रहना चाहिए और काइनेटिक एनर्जी भी सेम रहनी चाहिए बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन। ये रेस्ट में था, ये 10 जूल से आया, टकराया और फिर आधी एनर्जी इसको देगा और आधी अपने पास रखी और चलता गया, दोनों आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो गए। अगर ऐसा हो रहा है, बॉडी कोलाइड कर रही हैं, इंटरैक्ट कर रही हैं, फॉर शॉर्टर टाइम इंटरवल के लिए इंटरैक्ट कर रही हैं और मोमेंटम को भी कंजर्व कर रही हैं और काइनेटिक एनर्जी को भी कंजर्व कर रही हैं, तो हम उसको उस तरह के कोलिजन को कहते हैं कि वो कैसा कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है। कैसा है, इलास्टिक कोलिजन है। अब इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, मोमेंटम, देखो मैंने आपको पहले बताया था, एक चीज दुनिया में हर टाइम कंजर्व करती है, चाहे कुछ भी हो यार, कैसा भी सिनेरियो हो, क्या, मोमेंटम नहीं ऐसा है कहीं कि कहीं ना कहीं कंजर्व नहीं करे, कभी नहीं, 100% कंजर्व करना है इसका। ये देखो चाहे कोलिजन ही हो रही है, मोमेंटम इलास्टिक में भी कंजर्व करता है और इन इलास्टिक में भी मोमेंटम क्या करता है, कंजर्व करता है। ये तो कंजर्व होता ही है, लेकिन इन केस ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं कर पाती। इन केस ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं कर पाती। समझ आया, समझ आई बात। इलास्टिक कोलिजन ऐसी कोलिजन मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों ही कंजर्व करेंगी। इन केस ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन मोमेंटम तो कंजर्व करेगा, बट
काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं कर पाती। देखो परफेक्टली, बिल्कुल परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन देख पाना और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन को भी देख पाना, है ना, ऑब्जर्व कर पाना, बड़ा ही इम्पॉसिबल जैसा टास्क है। इलास्टिक इन इलास्टिक तो चलो फिर भी ऑब्जर्व कर लेता है, कर सकते हैं हम लोग कहीं ना कहीं, किसी ना किसी मतलब समझो इंटरेक्शन में, चाहे वो छोटे छोटे पार्टिकल्स की इंटरेक्शन हो, चाहे बड़ी बड़ी बॉडीज़ की इंटरेक्शन हो। बट इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक कौन सा? बिल्कुल 100% परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या हो गया कि 100% मोमेंटम कंजर्व कर रहा हो, बिल्कुल 100% काइनेटिक एनर्जी कंजर्व कर रही है, उसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। समझो बात, परफेक्टली मतलब बिल्कुल परफेक्शन में हो रहा है सब कुछ। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन ऑब्जर्व करना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। फिर भी इलास्टिक कोलिजन कहाँ ऑब्जर्व किया जाता है? इलास्टिक कोलिजन को भी ऑब्जर्व करना बड़ा मुश्किल है यार, मतलब ऐसा बड़ा कम होता देखने को मिलता है कि काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व हो रही हो। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करना बड़ा मुश्किल काम है। इसको फिर भी कहाँ देखा जा सकता है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन होते हैं पता है? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, ये एटम के भी अंदर जो पार्टिकल्स है ना, उनको कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है ना, इनकी जो कोलिजन होती है ना, इनकी कोलिजन कैसी होंगी? वो जो मैंने पहले बताया, हेड टू हेड नहीं होता कुछ भी। इनकी कोलिजन कैसी होती है? वही जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ऐसे घूम के चला जाएगा वहाँ से, है ना। तो ये जो इस तरह की इंटरेक्शन है ना, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की जो इंटरेक्शन है, वो इंटरेक्शन कहीं ना कहीं इलास्टिक कोलिजन को शो करती है। फिर भी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन को शो करना बड़ा मुश्किल काम है, कहीं बिरला ये देखने को मिलता है, बड़ा काम है। समझ आएगा? तो इलास्टिक कोलिजन को अगर तुम कहोगे कि सर इसकी कोई एग्जांपल, इसकी एग्जांपल हम कह सकते हैं कि इंटरेक्शन बिटवीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स। जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो कहीं ना कहीं इलास्टिक कोलिजन को शो करने की काबिलियत रखते हैं। कौन? सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इंटरेक्शन बिटवीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और इन इलास्टिक कोलिजन देखने को तो मतलब आम तौर पे जो तुम कोलिजन देखते हो ना, आम तौर पे जो तुम कोलिजन देखते हो, जैसे ये कोलिजन हुआ है ना, ये क्या है? इन इलास्टिक कोलिजन है। आई समझो बात? दो ट्रक आपस में कोलाइड कर रहे हैं, है ना, ये भी कोलिजन ही है। ये भी कैसा है? इन इलास्टिक कोलिजन है। तो मतलब डेली लाइफ में हमें जो कोलिजन्स देखने को मिलती हैं, डेली लाइफ में हमें जो कोलिजन्स देखने को मिलती हैं, वो कोलिजन्स कैसी होती हैं? वो होती है इन इलास्टिक कोलिजन्स। कैसी होती हैं? इन इलास्टिक कोलिजन। वहाँ पे हो सकता है मोमेंटम कंजर्व कर पा रहा हो, बट काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती, ठीक है ना। जैसे मान लो मैंने इसको हिट किया, तो मैंने किसी न किसी कुछ ना कुछ तो काइनेटिक एनर्जी थी इसके पास, उसको हिट करने के बाद मेरे पास भी कुछ नहीं रही और इसको तो मिली ही नहीं, तो गई कहाँ? ये कहाँ हुई? कंजर्व नहीं हुई ना कंजर्व, तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं हुई। मोमेंटम कहीं ना कहीं कंजर्व हो सकता है, बट काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है, ठीक है। और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में ही है जिसमें मोमेंटम कंजर्व करेगा। सिंपल इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम का भी ऐसे डाउट रहता है कि यार कंजर्व है पूरी तरह के नहीं है, ठीक है। बट फिर भी हम ये कह सकते हैं कि मोमेंटम हर जगह कंजर्व करता है, बट काइनेटिक एनर्जी अगर कंजर्व कर गई कोलिजन में तो बनेगा इलास्टिक, और अगर नहीं करी तो क्या बनेगा? इन इलास्टिक। समझ आया? क्लियर हुआ? अच्छा, अब क्योंकि बात इसी पे हो रही है कि यार परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन नहीं होता है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन नहीं होता है, तो यार फिर ये जो इलास्टिसिटी है ना, ये इलास्टिसिटी को कैसे मेजर करें? इस इलास्टिसिटी को कैसे मेजर करें? मतलब कि इलास्टिसिटी है या नहीं है, इसको मेजर करने के ना, क्योंकि देखो रियल लाइफ में, रियल सिनेरियो में आपको परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन एज वेल एज परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। बड़े कम मिलते हैं, और रेयर इवेंट्स होती हैं, बड़ी रेयर इवेंट्स होती हैं जहाँ पे ऐसा देखने को मिलता है। तो फिर डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी कैसे मेजर करी जाए? डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी कि कितनी हद तक हम ये तो नहीं कह सकते परफेक्टली है, लेकिन हम ये तो कहेंगे हाँ इस हद तक यार, यहाँ ये 90% तो यार ये इलास्टिक था, है ना। एक डिग्री तो होगी ना कि हाँ ये इतना इलास्टिक है, ये इतना कम इलास्टिक है, वो इतना ज़्यादा इलास्टिक कोलिजन है। तो ये डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी को मेजर करने के लिए, या डिग्री ऑफ इलास्टिक कोलिजन्स को मेजर करने के लिए आप कह सकते हो एक टर्म आती है, उस टर्म को बोलते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, इसको बोलते हैं रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। समझ आया? डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी इन कोलिजन्स, ऐसे बोल सकते हो। डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी इन कोलिजन्स को मेजर करने के लिए एक टर्म डिफाइन की गई है, उस टर्म को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं? समझ आ रही बात? कि इलास्टिक कोलिजन है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, अब पूरी देखो परफेक्टली तो नहीं है, तो कुछ हद तक होगी ये परफेक्टली, कुछ हद तक होगी इलास्टिक कोलिजन, कुछ हद तक, कुछ लिमिट तक क्या होगी ये इन इलास्टिक।
तो वो लिमिट क्या है, वो डिग्री क्या है, उस डिग्री को ही मेजर करने के लिए एक टर्म जो है वो बनाई गई है, उसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता किसके बराबर है? ये जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है ना, इसको डिनोट करते हैं हम किसके साथ? ई के साथ। होता किसके बराबर है ये होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इट इज अ रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर द कोलिजन। भाई दो बॉडीज हैं, ऐसे आई कोलाइड की और ऐसे करके सेपरेट करके, समझी बात? ये देखो दो बॉडीज हैं, आ रही है अप्रोच कर रही है, तो कुछ ना कुछ रिलेटिव वेलोसिटी होगी भाई साहब इनकी, है ना? जान लो, चलो मान लो ऐसे नहीं, ऐसे चल रही है, एक बॉडी ऐसे चल रही है, एक इसके पीछे आ रही है, भाई अब इनकी कुछ ना कुछ तो रिलेटिव वेलोसिटी होगी, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होनी ही चाहिए इससे, तभी तो कोलाइड करेगा। एक आधी वेलोसिटी ज़्यादा, दोनों बराबर वेलोसिटी चलते रहेंगे तो कभी कोलाइड करेगा ही नहीं। मान लो ऐसे ये यहाँ, चलो ये रेस्ट में ही है, तो कुछ तो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, इस रेड बैंड की इसकी कम होगी, तो आया टकराया और फिर आधी कुछ इसने भी गेन कर ली, कुछ इसने भी गेन कर ली। समझ रहे हो बात को? तो मतलब बिफोर द कोलिजन भी दोनों ही बॉडीज के वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस होता है, अगर कोई बॉडी ने कोलाइड करना है तो। आफ्टर द कोलिजन भी दोनों बॉडीज की वेलोसिटी में डिफरेंस होता है ना, नहीं होता है? समझ रहे हो? इमेजिन करो थोड़ा सा, जैसे तुम वो खेलते थे कंचे, तो सोचो है ना, एक ऐसे पड़ा हुआ है, तुम उसको मार रहे हो, तो बिफोर द कोलिजन उसकी वेलोसिटी दूसरे वाले की है ही नहीं है, पहले वाले की है, अलग अलग वेलोसिटीज हैं। आफ्टर द कोलिजन भी उन दो मार्बल्स को क्या मिलती है? वेलोसिटी मिलती है और अलग अलग मिलती है ना? तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो होता है वो क्या होता है? इट इज अ रेशियो ऑफ व्हाट इज v2 माइनस v1। इट इज अ रिलेटिव वेलोसिटी। क्या है ये रिलेटिव वेलोसिटी है। इट इज अ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। वेलोसिटी सेपरेट हो रही है ना, उसकी रिलेटिव वेलोसिटी है आफ्टर द कोलिजन। एंड व्हाट इज u2 माइनस u1? इट इज द, ऐसे u होता भी क्या, इनिशियल वेलोसिटी होती है ना, स्टार्टिंग में क्या था, तो ये क्या है? इट्स द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच करते टाइम क्या रिलेटिव वेलोसिटी थी दोनों बॉडीज की बिफोर द कोलिजन, है ना? ये क्या चीज़ है? आफ्टर द कोलिजन। ये क्या चीज़ है? बिफोर द कोलिजन। और ये ई क्या है? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब अगर हो ई की वैल्यू 1, अगर ई की वैल्यू क्या है? 1 आए, कब कहते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन आ रहा है। मतलब अगर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बराबर हो, मतलब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच टकराई और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बराबर हो, जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच थी टकराने के बाद वही वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है, अगर ये सेम हो तब हम कहते हैं ई की वैल्यू 1 आएगी। फिर दोनों जो सेम होगी तो कट जाएगा, 1 आंसर आएगा, है ना? अगर ये चीज़ सेम है तो 1 आंसर आएगा। अगर ये सेम है और फिर ई की वैल्यू 1 आ रही है तो हम कहते हैं कि ये कैसा कोलिजन है? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। कैसा है ये? तब कहते हैं कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। सही है। और अगर ई की वैल्यू 0 हो तब हम कहते हैं कि क्या ये? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है। सही है। और आमतौर पे होता क्या है? आमतौर पे ई की वैल्यू 0 से ज़्यादा और 1 से, आप क्या कह सकते हो, 0 से ज़्यादा और 1 से कम रहती है क्या? आमतौर पे, ठीक है। ई की वैल्यू 0 से बढ़ती है, कम ज़्यादा होती है, और 1 से कम होती है। तो इस टाइम पे बॉडी क्या हो सकती है? वो जो कोलिजन है वो इलास्टिक भी हो सकता है, इनइलास्टिक भी हो सकता है, कुछ हद तक इलास्टिक होगा, पूरा इलास्टिक नहीं होगा। समझ रहे बात को? तो कितना इलास्टिक होगा वो इसकी बात पे डिपेंड करेगा कि 0 से कितनी अब वैल्यू है। जितनी वैल्यू 0 के पास होगी उतना ज़्यादा इलास्टिक होगा। जितनी वैल्यू 0 से ज़्यादा होगी, मतलब 1 को अप्रोच कर रही होगी, तो वो इनइलास्टिक होगा। समझ रहे बात को? ठीक है। तो ये आपको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन डिफाइन करता है कि कोलिजन कैसी है। परफेक्टली इलास्टिक है या परफेक्टली इनइलास्टिक है। अगर इसका आंसर मान लो 2 बॉडी कोलाइड कर रही है और आंसर है 0.00001, तो ये कोलिजन कैसी ऐसी हो सकती है? 0.10 बार 0 फिर 1, तो ये 0 को ही अप्रोच कर रहा है, तो उसका मतलब ये कैसी कोलिजन है? इनइलास्टिक। अगर किसी बॉडी कोलाइड हो रही है और जो कोफिशिएंट और रेस्टिट्यूशन अगर उसकी वैल्यू क्या है? 0.99999999, तो मतलब ये किस तरह की इलास्टिसिटी की बात कर रहा है? कोलिजन किस तरह क्या है? इलास्टिक कोलिजन है। अब क्योंकि 1 नहीं है ना, इसलिए परफेक्टली इलास्टिक नहीं है, बट है अप्रोच किसको कर रहा है? इलास्टिक कोलिजन को अप्रोच कर रहा है। समझ आई बात? समझ आई? कोलिजन क्या चीज़ होती है? इट इज इंटरैक्शन फॉर शॉर्टर इंटरवल ऑफ टाइम। 2 तरह का होता है, एक तरह से आपको कह सकते हो 4 तरह का होता है सर, इलास्टिक, इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, बट फिलहाल तो तुमको ये समझना है कि 2 ही तरह का है, इलास्टिक और इनइलास्टिक। अब कितना इलास्टिक कितना इनइलास्टिक,
अगर इसको हम पता करें तो वो कैसे पता चलता है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से। अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 1 आए तो मतलब परफेक्टली इलास्टिक है, अगर 0 आए तो परफेक्टली इनइलास्टिक है, और अगर दोनों के बीच में आए 0 और 1 के बीच में तो हाँ कुछ हद तक इलास्टिक है, कुछ हद तक इनइलास्टिक है। समझ आए बात? तो ये आ गया आपका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, इतना ही करते हैं। कल हम लोग समझेंगे कि दो बॉडीज कोलाइड करती हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में तो क्या क्या उनकी वेलोसिटीज आ सकती हैं। ठीक है।